जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल ज्योग्राफर के बारे में। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब की बार हम जो पढ़ने का शेड्यूल है, पढ़ने का जो पैटर्न है, उसको हम बिल्कुल बदल रहे हैं। और हम एक बहुत ही शानदार वाला, बहुत ही गजब का एक पैटर्न लागू कर रहे हैं कि ज्योग्राफी के जितने भी मॉडल्स हैं उन सभी को हम एक साथ पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के जितने भी ज्योग्राफर्स हैं उन सभी को हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है। ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि हम फिलहाल में क्लास क्यों नहीं ले पा रहे। मम्मी जी का मेजर ऑपरेशन हुआ है, कल ही हुआ था, तो आज भी वो फिलहाल आईसीयू में, तो इस वजह से क्लासों को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है, ठीक है। अब देखो, आज हम इंडस्ट्रियल ज्योग्राफर्स को पढ़ लेते हैं। सभी इंडस्ट्रियल ज्योग्राफर हैं जितने भी, उन सभी को कवर कर लेते हैं यहाँ पर। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं विलियम लोनहार्ट महोदय के बारे में। विल्हेम लोनहार्ट जर्मन के अर्थशास्त्री थे। अल्पव्यय अवस्थिति का इन्होंने सिद्धांत दिया था। किसका? अल्पव्यय अवस्थिति का सिद्धांत दिया था। तो विल्हेम लोनहार्ट महोदय के बारे में पहली बात तो मेरे प्यारे साथियों याद रखनी है आपको कि ये जर्मन के अर्थशास्त्री थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात याद रखनी कि इन्होंने अल्पव्यय अवस्थिति का सिद्धांत दिया। तीसरा, इन्होंने अल्फ्रेड वेबर के इस विचार को आगे बढ़ाया था, ठीक है। क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि अल्फ्रेड वेबर का जो सिद्धांत था, न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत, उसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया था? तो विल्हेम लोनहार्ट महोदय ने किया था। वेबर से पूर्व स्थानीयकरण की विचारधारा को 1882 से 1885 में इन्होंने ही प्रस्तुत किया था, ठीक है। यहां पर मैंने थोड़ा सा अलग बोल दिया कि अल्फ्रेड वेबर ने विलियम लोनहार्ट की जो विचारधारा थी उसको आगे बढ़ाया था, ठीक है। यहां पर मैंने थोड़ा सा गलत बोल दी थी कि आपको ध्यान में रखना है। तो विलियम लोनहार्ट महोदय के बारे में चार बातें। वेबर महोदय से पहले स्थानीयकरण की विचारधारा किसने दी थी? विलियम लोनहार्ट महोदय ने दी। विलियम लोनहार्ट महोदय ने 1882 से 1885 के बीच में स्थानीयकरण की विचारधारा दे दी। अल्फ्रेड वेबर ने विलियम लोनहार्ट की जो विचारधारा थी उसी को आगे बढ़ाया। अल्पव्यय अवस्थिति का सिद्धांत विलियम लोनहार्ट महोदय ने दिया। विलियम लोनहार्ट महोदय जो कि एक जर्मन के अर्थशास्त्री थे। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और आगे हम पढ़ते हैं अल्फ्रेड वेबर महोदय के बारे में। अल्फ्रेड वेबर ये एक जर्मन के ज्योग्राफर हैं। देखो, ये कहाँ के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कौन अर्थशास्त्री है, कौन क्या है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अल्फ्रेड वेबर महोदय के बारे में। अल्फ्रेड वेबर जर्मन के भूगोलवेत्ता हैं। ये औद्योगिक स्थानीयकरण का इन्होंने सिद्धांत दिया था, ठीक है। औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत, तो औद्योगिक स्थानीयकरण के संबंध में इन्होंने सिद्धांत दिया था प्यारे साथियों। अल्फ्रेड वेबर के सिद्धांत का नाम क्या है? न्यूनतम परिवहन लागत इनके सिद्धांत का नाम है। और औद्योगिक स्थानीयकरण के संबंध में इन्होंने सिद्धांत दिया था। अब अल्फ्रेड वेबर ने जो न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत दिया था, या फिर हम कह सकते हैं कि अल्फ्रेड वेबर ने जो औद्योगिक स्थानीयकरण के संबंध में जो सिद्धांत दिया था, तो अल्फ्रेड वेबर का जो सिद्धांत है न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत, मेरे प्यारे साथियों, ये सिद्धांत बवेरिया औद्योगिक प्रदेश जो कि दक्षिणी जर्मनी में है के अध्ययन क्षेत्र पर आधारित है। क्वेश्चन ऐसे पुटअप कर लेता है कि अल्फ्रेड वेबर का न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत कहाँ के अध्ययन क्षेत्र पर आधारित है? तो दक्षिण जर्मनी के बवेरिया औद्योगिक प्रदेश के अध्ययन क्षेत्र पर आधारित है। अब अल्फ्रेड वेबर की दो महत्वपूर्ण किताबें। अब देखो, इनकी जो दो किताबें ना, इनमें एक अलग ही बात है। अलग बात क्या है कि इन्होंने एक किताब लिखी, उबे डेन स्टैंडर्ड देयर इंडस्ट्रीज। यह किताब लिखी इन्होंने 1904 है ये, ठीक है। ये डेट को लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो इस डेट को आप थोड़ा, और देखो ये सारी डेटें आपको याद भी नहीं करनी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। जो महत्वपूर्ण डेट होगी मैं आपको आगे बता दूंगा, हर डेट आपको याद नहीं करनी, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। तो अल्फ्रेड वेबर ने एक किताब लिखी, उबे डेन स्टैंडर्ड देयर इंडस्ट्री, और इनकी ये जो किताब थी वो जर्मन भाषा में लिखी हुई थी। जब मैंने आपको अल्फ्रेड वेबर का कंप्लीट मॉडल समझाया था, आपको अल्फ्रेड वेबर का न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत समझाया, वहां पर मैंने ये बातें आपको ऑलरेडी बता दी हैं कि अल्फ्रेड वेबर ने अपना जो न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत था वो कौन सी किताब में लिखा था, कब लिखा था, ये सारी चीज़ मैंने वहां पर आपको समझा दी है बहुत अच्छे से। तो ध्यान रखना, अल्फ्रेड वेबर ने एक किताब लिखी, उबे डेन स्टैंडर्ड देयर इंडस्ट्री, जो कि जर्मन भाषा में थी। उसके बाद 1909 में उन्होंने अपने इस किताब का जो जर्मन भाषा में लिखी थी, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया और इंग्लिश में इस किताब का नाम दे दिया थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री।
ठीक है। तो थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री क्या है, एक जर्मन भाषा का ट्रांसलेशन रूप है, और वो जर्मन भाषा की बुक का नाम क्या है, उबे डेन स्टैंडर्ड डेर इंडस्ट्री। तो मैं ओवरऑल एक शब्द में बता रहा हूँ प्यारे साथियों कि थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री जो किताब है वो जर्मन, वो अल्फ्रेड वेबर महोदय की उबे डेन स्टैंडर्ड डेर इंडस्ट्री का ही ट्रांसलेट है, उसी का ही एक दूसरा ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है और ये इनकी मूल बुक है जर्मन भाषा की। अब उसके बाद में अल्फ्रेड वेबर ने अपनी किताब थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री में ही न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत को इंग्लिश बोलते हैं लीस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थ्योरी। ठीक है, वेबर को न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत बवेरिया औद्योगिक क्षेत्र जो कि दक्षिण जर्मनी में है के अध्ययन पर आधारित है। उसके बाद में हम बात करते हैं ऑगस्टस लॉस महोदय के बारे में। ऑगस्टस लॉस महोदय का जो मॉडल है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के जितने भी मॉडल्स हैं सारे मैंने समझा दिए आपको। ऑगस्टस लॉस महोदय ये भी जर्मन के एक ज्योग्राफर हैं। औद्योगिक स्थानीयकरण वस्तु का बाजार क्षेत्र इन्होंने सिद्धांत दिया था। देखो प्यारे साथियों, मैंने पहले भी बता दिया आपको, जब मैंने मॉडल समझाया था तब भी बता दिया था, अभी भी बता रहा हूँ। औद्योगिक स्थानीयकरण के संबंध में लॉस महोदय ने जो अपना सिद्धांत दिया था बाजार क्षेत्र विचारधारा, यह भी औद्योगिक स्थानीयकरण के संबंध में। अल्फ्रेड वेबर ने जो अपना सिद्धांत दिया था न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत, वो भी औद्योगिक स्थानीयकरण के संबंध में। अब औद्योगिक स्थानीयकरण का मतलब क्या है, औद्योगिक स्थानीयकरण का मतलब है इस बात को समझाना कि हमें इंडस्ट्री कहाँ पर स्थापित करनी चाहिए। भाई आप कोई भी इंडस्ट्री लगाओगे तो आप इंडस्ट्री कौन से एरिया में लगाना पसंद करोगे, जहां पर आपकी इंडस्ट्री को ज्यादा प्रॉफिट होगा। जब आपकी इंडस्ट्री अच्छे प्रॉफिट में रहेगी तो ओवरऑल आप भी ज्यादा प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, देखो दोनों ने बात की उद्योगों की स्थापना के संबंध में कि हमें उद्योग कहां पर स्थापित करना चाहिए जहां पर ज्यादा प्रॉफिट मिले, लेकिन दोनों का जो मानना था वो अलग अलग था। वेबर महोदय मानना था कि भाई उद्योग वहां पर स्थापित करना चाहिए जहां पर परिवहन लागत बिल्कुल कम हो, जहां पर परिवहन लागत बिल्कुल जीरो हो वहां पर आप इंडस्ट्री लगा दो। ऑगस्टस लॉस महोदय का मानना था कि भाई उद्योग वहां पर लगाओ जहां पर कुल आय और कुल लागत के बीच में ज्यादा धनात्मक अंतर हो, ज्यादा धनात्मक अंतर हो, मतलब धनात्मक का मतलब है ज्यादा प्रॉफिटेबल अंतर हो। ऐसा नहीं है भाई, अंतर दोनों हो सकता है। सपोज लागत 5 रुपए लगी, ठीक है, और खर्चा 20 आ गया, सॉरी इनकम 5 रुपए की आई, खर्चा 20 रुपए का लग गया। दूसरी साइड इनकम 20 की आई, खर्चा 5 लाख का आया। तो दोनों में अंतर तो बढ़ा है, लेकिन यहां पर यह अंतर क्या है, ऋणात्मक है कि भाई इनकम 5 रुपए क्या कहीं खर्चा 20 रुपए का हो गया, तो ये क्या है, ऋणात्मक अंतर है। रुपए 20 आए खर्चा 5 लगा, 15 रुपए की बचत, ये धनात्मक अंतर है। ठीक है, तो ऑगस्टस लॉस महोदय जर्मन के ज्योग्राफर थे। इन्होंने औद्योगिक स्थानीयकरण के संबंध में बाजार क्षेत्र विचारधारा का प्रतिपादन किया था। प्रादेशिक विज्ञान और नगरीय आर्थिकी इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, प्रादेशिक विज्ञान में इनका बड़ा योगदान था, नगरीय आर्थिकी में इनका बड़ा योगदान था। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं। ऑगस्टस लॉस का बाजार क्षेत्र विचारधारा आयोवा प्रांत अमेरिका के अध्ययन क्षेत्र पर आधारित है। अब बताओ प्यारे साथियों, वेबर महोदय का जो न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत वो कहाँ के अध्ययन क्षेत्र पर आधारित है, दक्षिणी जर्मनी के बवेरिया अध्ययन क्षेत्र पर आधारित है, बवेरिया प्रदेश के अध्ययन क्षेत्र पर आधारित है। जबकि ऑगस्टस लॉस का जो बाजार क्षेत्र विचारधारा है वो अमेरिका के आयोवा प्रांत के अध्ययन पर आधारित है। अब हम बात करते हैं फेटर महोदय के बारे में। फ्रैंक फेटर जर्मनी अमेरिकन अर्थशास्त्री थे ये। ठीक है, ये मत भूलना कि ये अर्थशास्त्री थे या क्या थे, ये भी याद रखना कि ये अर्थशास्त्री थे। तो फ्रैंक फेटर क्या थे मेरे प्यारे लाडलो, अमेरिका के एक अर्थशास्त्री थे ये। वस्तु का बाजार क्षेत्र के आधार पर कारखाने की स्थिति के संबंध में इन्होंने काम किया कि वस्तु का बाजार क्षेत्र के आधार पर कारखाने की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है ना, जो वस्तु का बाजार क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग हमें, वस्तु के बाजार क्षेत्र के आधार पर हमें इंडस्ट्री की स्थापना करनी चाहिए। फ्रैंक फेटर ने किताबें लिखी जिसमें इनकी पहली किताब का नाम है प्यारे साथियों द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, दूसरी किताब का नाम है लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। ठीक है, तो फ्रैंक फेटर महोदय की दो किताबें, पहली किताब का नाम है लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, इनकी दूसरी किताब का नाम है प्यारे साथियों द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इनकी जो किताब है द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वो 1960 में लिखी हुई थी, इस डेट को भी आप मत याद करो।
ठीक है। और फ्रैंक फेटर मोदे ने भी बाजार क्षेत्र विचारधारा का प्रतिपादन किया था। तो बाजार क्षेत्र विचारधारा का जब मैंने आपको लोस मोदे का समझाया था ना मॉडल, वहां पर भी मैंने ये बात बता दी कि बाजार क्षेत्र विचारधारा का प्रतिपादन दो विद्वानों के द्वारा किया गया था, एक का नाम था लोस और दूसरा का नाम था फेटर मोदे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इकाई फोल या स्केफल मोदे के बारे में। ठीक है, इनका दोनों नाम है, दोनों में कंफ्यूजन रहता है। अमेरिकन नाम में इनका ट्रांसलेशन कुछ अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो इकाई फोल बोल दो या फिर स्केफल बोल दो, बात एक ही है, दोनों एक ही नाम है, ध्यान रखना, एक इंसान के नाम है, इकाई फोल भी और स्केफल भी। इन्होंने औद्योगिकी अवस्थिति के संबंध में अपना विचार दिया था। द ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी इनका सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी। द ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी मॉडल किनका है, स्केफल का है या इकाई फोल का है। ठीक है, तो स्केफल या इकाई फोल मोदे का मॉडल का नाम क्या है, द ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी। ठीक है, उद्योगों की अवस्थिति के संबंध में इन्होंने विचार दिया था। स्केफल ने बताया कि उद्योग बाजार के आकार के अनुपात में आकर्षित होते हैं, अर्थात बाजार का आकार जितना बड़ा होगा उद्योग लाभ की स्थिति भी उतना ही अधिक होगी। बिल्कुल जायज सी बात है। इकाई फोल या स्केफल मोदे इन्होंने मॉडल दिया द ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी, इन्होंने औद्योगिकी अवस्थिति के संबंध में विचार दिया और इन्होंने एक बात बोली, बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि भाई किसी भी वस्तु का यदि बाजार क्षेत्र बड़ा होगा तो उस इंडस्ट्री को उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। भाई यदि खरीदने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, सपोज डैट एक बाजार क्षेत्र जहां पर 1 लाख लोग हैं, ठीक है, एक बाजार क्षेत्र जहां पर 10,000 लोग हैं, तो जहां पर 1 लाख लोग हैं ना प्यारे लाडलो, वहां पर भाई एक वस्तु है जिसका मार्केट बाजार क्षेत्र 1 लाख लोगों के बीच में, तो 1 लाख लोग हैं किसी वस्तु को खरीदने वाले, तो वहां पर उस इंडस्ट्री को ज्यादा प्रॉफिट होगा। और ये आप समझ सकते हैं भाई, किसी वस्तु को खरीदने वाले लोगों की संख्या सपोज दैट 1 लाख है, तो 1 लाख लोग उस वस्तु को खरीद रहे हैं, तो क्या होंगे, उस वस्तु का ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उस वस्तु का ज्यादा उत्पादन होगा। उत्पादन कहां से होगा, इंडस्ट्री से होगा, तो इंडस्ट्री को ओवरऑल ज्यादा प्रॉफिट होगा। किसी वस्तु का सपोज दैट बाजार क्षेत्र कम है, तो उस वस्तु को कम लोग खरीदेंगे, तो वो वस्तु कम बनेगी, तो इंडस्ट्री को कम फायदा होगा। तो इसके फोल या इसके फल मोदी ने बोला कि यदि किसी वस्तु का बाजार क्षेत्र जितना बड़ा होगा उद्योग का उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। उसके बाद वोल्टर इजार्ड मोदे के बारे में बात करते हैं। वोल्टर इजार्ड एक अमेरिकन ज्योग्राफर है। वोल्टर इजार्ड मोदे एक अमेरिकन ज्योग्राफर है। प्रादेशिक विकास विज्ञान विकास पर इन्होंने काम किया था। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं प्यारे लाडलो, वोल्टर इजार्ड मोदे अमेरिकन ज्योग्राफर है। प्रादेशिक विज्ञान विकास पर इन्होंने काम किया। इंट्रोडक्शन टू रीजनल साइंस, लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी इनकी 2 फेमस किताबें हैं। इनकी तीसरी किताब का नाम है प्यारे लाडलो मेथड्स ऑफ रीजनल एनालिसिस, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड रीजनल डेवलपमेंट। तो आप इस किताब को मत याद करना, बाकी तीनों किताबें आप याद करना। इजार्ड मोदे की एक किताब का नाम है मेथड्स ऑफ रीजनल एनालिसिस, इनकी दूसरी किताब का नाम है इंट्रोडक्शन टू रीजनल साइंस, और तीसरी किताब का नाम है लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी। तो ये तीनों की तीनों किताबें आपको इनकी याद होनी चाहिए। स्थापनन विचारधारा, द थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, स्थापनन की विचारधारा किसने दी थी, इजार्ड मोदे ने दी थी। तो वोल्टर इजार्ड मोदे ने स्थापन की विचारधारा दी। उसके बाद में हम पढ़ लेते हैं एलन प्रेड मोदे के बारे में भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। एलन प्रेड मोदे अमेरिकन ज्योग्राफर है ये, ठीक है, क्या अमेरिकन ज्योग्राफर है। औद्योगिकी अवस्थिति व्यक्ति के व्यवहार पर कार्य करता है। ठीक है, औद्योगिक अवस्थिति उद्योग को कहां पर स्थापित करना चाहिए, ये इसके ऊपर इन्होंने काम किया था। ठीक है, तो एलन प्रेड अमेरिकन ज्योग्राफर है, उद्योग को कहां पर स्थापित करना चाहिए इसके ऊपर इन्होंने काम किया। बिहेवियर एंड लोकेशन, पैलेस प्रैक्टिस एंड स्ट्रक्चर, ये 2 इनकी सबसे फेमस किताबें हैं। तो एलन प्रेड मोदे की 2 फेमस किताब, जिसमें पहली का नाम है बिहेवियर एंड लोकेशन, दूसरी फेमस किताब का नाम है पैलेस प्रैक्टिस एंड स्ट्रक्चर। एलन प्रेड मोदे ने व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बिहेवियरल अप्रोच, व्यवहारवादी सिद्धांत किसका है मेरे प्यारे लाडलो, एलन प्रेड मोदे का है। किसका है, एलन प्रेड मोदे का है। ठीक है, तो एलन प्रेड मोदे एक अमेरिकन ज्योग्राफर थे। औद्योगिक अवस्थिति के संबंध में इन्होंने विचार दिया। बिहेवियर एंड लोकेशन, पैलेस प्रैक्टिस एंड स्ट्रक्चर, इनकी 2 फेमस किताबें हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया, जिसको हम बिहेवियरल अप्रोच बोलते हैं। तो ये 7 ज्योग्राफर हैं
जिनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। 8वां हंटिंग मोडे के बारे में पढ़ लेते हैं। हंटिंग मोडे की किताब का नाम है लोकेशन इंटर डिपेंडेंस। तो लोकेशन इंटर डिपेंडेंस हंटिंग मोडे की किताब का नाम है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लोकेशन इंटर डिपेंडेंस, लोकेशन इंटर डिपेंडेंस, लोकेशन इंटर डिपेंडेंस किसकी किताब का नाम है? हंटिंग मोडे की किताब का नाम है। ठीक है प्यारे साथियों, तो इस तरीके से हम इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। और यदि प्यारे लाडलो आप इंटरेस्टेड हो हमारे साथ पढ़ने के लिए, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप हमारा पेड बैच ले सकते हैं। अगले 2 दिन बाद हमारा एप्लीकेशन आने वाला है, उसके थ्रू आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में बहुत ही शानदार तरीके से सभी की सभी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। कॉन्फिडेंस गारंटी के साथ कहा जा रहा है कि कंटेंट द बेस्ट मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।